प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। एक ही वीडियो में सभी हम बता के जाएंगे। बात करें संसाधन, आपको पता होगा पहले भी हम बता चुके हैं। संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह संसाधन कहलाता है। यानी हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी 3 प्रकार से, जैसे प्रौद्योगिकी का, सांस्कृतिक का और आर्थिक रूप से जो संभव होता है, उसका हम करते हैं। ये तो था संसाधन। अब हम जानते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार जो 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा साम्यता के आधार पे, तीसरा जो होता है स्वामित्व के आधार पे और चौथा जो होता है विकास के स्तर के आधार पे। हम बात करें उत्पत्ति के आधार पे, जैसे जैव और अजैव संसाधन होते हैं। बात करें साम्यता के आधार के 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय युक्त संसाधन होता है और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होता है। अभी हम एक-एक सबके बारे में हम बताएंगे। बात करें तीसरा स्वामित्व के आधार पे, ये 3 यानी 4 भागों में बांटा गया। पहला जो था व्यक्तिगत यानी जो स्वयं का, समुदाय मिस होता है समूह का। अब बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। बात करें विकास के स्तर के आधार पे, तो पहला जो होता है संभाविक संसाधन, दूसरा जो होता है विकसित भंडार संसाधन और तीसरा जो होता है संचित कोष संसाधन। अब इसके बारे में हम एक-एक चीजों के बारे में हम बताएंगे। बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है जैव संसाधन, दूसरा जो होता है अजैव संसाधन। बात करें जैव संसाधन, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं, जैसे हैं मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणी जाति या पशुधन। बात करें कि जिसमें जान पाई जाए, जो गति सके, बोल सके, चल सके, ये जैव संसाधन कहलाते हैं। बात करें अजैव संसाधन की, वैसे संसाधन जो अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी, धातु, पत्थर आदि। ये सब ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित बनाए गए होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। बात करें साम्यता के आधार पे संसाधन के प्रकार के बारे में, तो साम्यता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। बात करें नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल या जंतु आदि। यानी कहा जाए अर्थात कि नवीकरणीय युक्त संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें नवीकरणीय संसाधन के बारे में और नवीकरणीय संसाधन के बारे में, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। यानी अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। अब बात करें स्वामित्व के आधार पे संसाधनों के प्रकार के बारे में, पहले भी हम बताए हैं। तो पहला जो था व्यक्तिगत संसाधन, यानी जो स्वयं का अपना खुद का हो, जिसका स्वामी निजी व्यक्तियों के पास होता है, अपना खुद का होता है। बात करें सामुदायिक संसाधन के बारे में, तो जो समुदाय यानी समूह का होता है, समाज का होता है, तो स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। बात करें तीसरे की, तो राष्ट्रीय संसाधन, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, तो जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बात करें विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार के बारे में, तो पहला जो था संभाविक संसाधन, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है या संभावना हो रही है, उसे हम संभाविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे गुजरात है, राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन इसकी संभावना अभी हो रही है। बात करें दूसरा विकसित संसाधन के बारे में, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, इसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार की बात करें तो जैसे कुएं ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव
है, इसलिए भंडार कहा जाता है कि अभी भी उपलब्ध है लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष की बात करें तो ये भंडार का एक हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी का मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये तो था संचित कोष के बारे में। हम बात करें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। जो संसाधन जैसे जल हुआ, मिट्टी हुआ, पेड़-पौधे हुआ, जीव-जंतु हुआ, ये सारी प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार में संसाधन के रूप में दिया। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? अंधाधुंध इसका इस्तेमाल कर रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, परितंत्र का खतरा बना हुआ है, संसाधन कुछ सीमित लोगों के हाथों में है। ओज़ोन लेवल क्या है? सुराख हो रहा है, जिससे मनुष्य को दिक्कत हो सकती है। इसका इस्तेमाल अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है मनुष्य। बात करें सतत पोषणी विकास के लिए, जब विकास होने के कम पर्यावरण का नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों को अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणी विकास कहते हैं। बात करें 1992 में मेडो जेनेरो के अर्थ में सीमित एक राष्ट्र अध्यक्ष था जिसका नाम था एजेंडा 21। समान हितों के लिए ये पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व सहयोग की बात की गई, जहाँ पे कहा गया कि पर्यावरण को क्षति, गरीबी और रोगों का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए पूरे विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया 1992 में राष्ट्र संयुक्त सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर ये बात की गई थी। बात करें संसाधन नियोजन के बारे में, तो संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज तो हैं, संसाधनों का अभाव है, लेकिन झारखंड में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ अन्य संसाधनों का अभाव होता रहता है। ये तो था आपके संसाधन का नियोजन कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात करें भारत में संसाधन का नियोजन, तो कैसे उसका नियोजन है? जैसे टेक्नोलॉजी का कौशल संस्थागत 3 प्रकार से कहा गया। जैसे देखा गया पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की एक पहचान, उनकी तालिका बनाया जाए, जिसका देखा जाए उपयुक्त कौशल टेक्नोलॉजी के और संस्था ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन का ढांचा तैयार करना हो। जिसमें बात करें तो संसाधन नियोजन का विकास नियोजन के बीच सही तरीके से तालमेल बैठाना होगा, तब सही तरीके से भारत में संसाधन का नियोजन हो सकता है। बात करें संसाधनों के संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो ये 3 पॉइंटों में दिया होगा। संसाधन के अतिदोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें गांधी जी का मानना था कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का शोषणात्मक प्रवृत्ति को पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण बनेगा, जो मनुष्य गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। गांधी जी ने अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उनकी जगह पे समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत भी करते थे कि ऐसा ना किया जाए। बात करें पृथ्वी पर संसाधन जो भी सीमित मात्रा में है, यदि उनका अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है, तो भविष्य में मानव जात के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है, उसे बचाना ज़रूरी है, जो जीवन में कभी नुकसान मनुष्य को ना हो सके। बात करें भू संसाधन के बारे में, तो भू संसाधन धरती पे 3 प्रकार से, जैसे पहाड़ भी है, मैदान भी है, पठार भी है। तो बात करें अपने भारत की, तो भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में पाया जाता है, जहाँ बारहमासी नदियों में जल का प्रवाह होता है। उपजाऊ मिट्टी भी लाती है और मैदानों का निर्माण भी करती है। बात करें मैदान की, तो भूमि का 43 मैदान के रूप में पाया जाता है परसेंट, जहाँ बात करें पठार, भारत की कुल भूमि 27% पठारों के रूप में है और पठारों से हमें कई प्रकार के खनिज, जीवाश्म ईंधन और उन संपदा मिलती रहती है। ये तो थे आपके भू संसाधन जो धरातल पे हैं। बात करें भू उपयोग, यानी मनुष्य कितना उसका उपयोग कर रहा है। वन के लिए, कृषि के अनुबंध भूमि के लिए, प्रति भूमि के अतिरिक्त उपयोग कहाँ कर रहा है, उसकी प्रति भूमि क्या कर शुद्ध रूप से क्या कर रहा है। बात करें तो वन पेड़ पौधे होते विभिन्न प्रकार के हैं, जहाँ से कृषि के लिए अनुबंध भूमि क्या है, जैसे बंजर है, कृषि अयोग्य भूमि भी है। यहाँ पे गैर कृषि प्रयोगों के लिए भूमि, जैसे मकान, सड़क, कारखाने आदि के लिए भूमि है, लोग क्या कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। बात करें प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि का अयोग्य भूमि है, जहाँ अस्थायी चरवाहे यानी चरगाहें तथा अन्य गोचर भी हैं, जहाँ विभिन्न वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधिक भूमि जो शुद्ध बोए गए हैं और क्षेत्र शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षा से खेती नदी नहीं हुई अभी देखा जाए। तो बात करें प्रति भूमि की वर्तमान, प्रति पुरातन, तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो उसका मनुष्य उपयोग कर रहा है और उपयोग कर भी नहीं पा रहा है। बात करें भारत में भू उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। जैसे बात करें तो भौतिक कारक के उदाहरण में जैसे जलवायु है,
भू आकृति है, मृदा के कई प्रकार हैं, मानवीय कार्य के उदाहरण जैसे जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है, कौशल है, जनसंगठन, परंपरा, संस्कृति है। ये सारे क्या कर रहे हैं, भारत में भू उपयोग का प्रारूप दिखाए जा रहे हैं। बात करें भूमि आक्रमण का संरक्षण के उपाय कई है। पहले तो वनों की कटाई, अतिचारण, खनन उत्खनन किया जा रहा था। ये कई प्रकार से हैं जिसका संरक्षण उपाय किया जाए, यानी वनों का रोपण किया जाए, चरगाहों का समुचित प्रबंधन किया जाए, कांटेदार झाड़ियों को लगाकर रेतीले टीलों की स्थिति बनाना होगा, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना होगा। जहाँ सिंचाई का समुचित प्रबंधन है, फसलों की सही तरीके से कटाई की जाए, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण बनाया जाए, उन्मूलन की रोकथाम की जाए। ये सारे जो थे कि भूमि आक्रमण का संरक्षण के उपाय थे। तो ये सारे पॉइंटें हैं आपके। बात करें मृदा संरक्षण यानी मृदा मिट्टी सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो मृदा एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों को प्राकृतिक आवास भी मिलता है। बात करें जैसे तापमान है, पानी का बहाव है, पवन है, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। तो मिट्टी को हम सुरक्षित नहीं रखें तो मनुष्य अपना जीवन उपार्जन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए मृदा को सुरक्षित रखना पड़ेगा। बात करें मृदा का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ, जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। अब हम एक-एक पॉइंटों के बारे में हम बताएँगे इसके बारे में, ये क्या है। बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में, ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ होता है। जलोढ़ मृदा 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियाँ जो प्रणाली सिंधु घाटी और गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की जाती है, जैसे रेत, गाद और मिट्टी के लिए। बात करें आयु के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी को इस प्रकार वर्गीकृत यानी बाँटा गया है। जैसे इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर मिट्टी भी कहते हैं और खादर की तुलना में एक काकर पिंडों की संख्या अधिक होती है। जहाँ नवीन जो होती जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी की यानी पुरानी मिट्टी को हम बागर मिट्टी कहते हैं और नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। इससे अधिक महीन कण होते हैं, जहाँ तथा यह बागर की तुलना में अधिक उपजाऊ भी होती हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना की प्रचुर मात्रा होती है। ये तो थे जलोढ़ मृदा के बारे में। बात करें काली मृदा के बारे यानी काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो काली मृदा का नाम इसके रंग के आकार पे पड़ा है। इसे रेंगन मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के सौराष्ट्र जैसे मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों से तथा कृष्णा और कावेरी की घाटियों में ये मृदा पाई जाती हैं। बात करें लाल और पीली मृदा के बारे में, तो ये लैटराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा होती है। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो भारी वर्षा से निक्षापन होता है और जीवाणु मर जाते हैं। इस कारण लैटराइट मृदा में हारमोन्स के बराबर होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। यह मृदा मुख्य रूप से केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा तथा असम के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा के खाद के भरपूर प्रयोग में खेती के लिए लायक बनाया जाता है। बात करें मरुस्थलीय मृदा के बारे में, ये मृदा उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ अल्प वर्षा होती है, यानी थोड़े समय के लिए। क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। बात करें इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेतों के लायक बनाया जाता है। और जहाँ मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। वन मृदा की बात करें तो ये उन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ ऊपरी ढलानों पे ये मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है और लेकिन निचले भागों में ये मृदा काफ़ी उपजाऊ भी हो जाती हैं। ये तो थे वन मृदा के बारे में। अब मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करें मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में, तो ये मृदा का कटाव कैसे हो रहा है। मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया के मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे उन्मूलन, संघनन, कृषि, अति पशुचारण, अन्य मानव क्रियाकलाप। यानी ये अपरदन क्यों हो रहा है, क्योंकि अति शोषण मृदा का किया जा रहा है। संघनन, कृषि हो जाए, खेती हो रही है सबसे ज्यादा, इसलिए ये मृदा अपरदन और संरक्षण जरूरी है। बात करें मृदा संरक्षण के विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे वनों का रोपण है, तो अधिक से अधिक लोग पेड़ों को लगाएं, ढाल वाली जगहों पे समुच जुलाई करें और जहां टेरिस फार्मिंग करें, पट्टी काटना यह विभिन्न प्रकार का है, जिसे संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। ये संपूर्ण विषय में बता दिया गया आप लोग को।